साथियों, ये जो आप अनार का बगीचा देख रहे हैं, ये राजस्थान के सिरोही ज़िले के शिवगंज तहसील में है। सिरोही से जब सुमेरपुर जाते हैं तो 10 किलोमीटर के बाद ये बगीचा आता है। ये जो बगीचा है ये 4 साल पुराना है और इसे मैंने 4 साल पहले ही लगाया था। लेकिन शुरू से हम लोग खेती-बाड़ी में नहीं थे। मेरा खेती का कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरे घर में किसी का नहीं है, मेरे पीढ़ियों-पीढ़ियों तक किसी ने खेती नहीं की थी। तो शुरू से मेरी लाइफ बहुत अलग थी। मेरी स्कूल जो है वो मैंने जोधपुर से की थी। उसके बाद कॉलेज के लिए मैं बॉम्बे चला गया था। कॉलेज में बॉम्बे में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी मास्टर्स के लिए इंग्लैंड चला गया था। वहाँ पे मैंने अपना कॉलेज टॉप भी किया था और वहीं पे मेरे को कैंपस से ही RBS रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में जॉब मिल गया था। तो जॉब किए हुए कुछ दिन ही हुए थे, फिर यूँ लग रहा था कि कुछ तो कमी है, मतलब वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। हमेशा यूँ लग रहा था या तो मैं किसी और के लिए काम कर रहा हूँ या इतना भाग दौड़ करके, इतना घर से दूर रह के भी क्या मिल रहा है। फिर एक दिन ये घर वालों से बात हो रही थी तो बस बात में ये डिसाइड हो गया कि अब मुझे वापस इंडिया जाना है। और इंडिया जाने से पहले ये मैंने डिसाइड करके रखा था कि मैं पूरा अपने फैमिली बिजनेस में डाइवर्ट नहीं होकर कुछ तो खुद का करूँगा। जो भी चीज़ें या जो भी एक्सपीरियंस या जो भी एक्सपोजर मैंने जो इतने सालों में लिया है उसको कहीं ना कहीं मैं राइट ट्रैक पे लगाऊंगा। उसके बाद मैं इंडिया वापस आ गया और यहाँ पे आके मैं नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ देखने लगा। वैसे फैमिली का रियल एस्टेट का काम था, तो मैंने आके देखा कि कैसे क्या काम चल रहा है, तो पता चला कि सिरोही ज़िले में हमने एक ये ज़मीन लेके रखी है। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि इस प्रोजेक्ट को इंडिविजुअली मैं अपने हिसाब से अपने तरीके से करना चाहूँगा। उसके बाद मैंने एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा रिसर्च किया और फिर मुझे पता चला कि इंडिया का सबसे बड़ा सेक्टर, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सेक्टर अगर अपन नंबर ऑफ़ पीपल की बात करें तो, और सबसे ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो फिर मुझे लगा कि ये ऐसी चीज़ है जिसमें प्रॉफिट बहुत है, बस प्रॉब्लम है खाली टेक्निक की, मार्केट की और सही मैनेजमेंट की। तो मुझे लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, इसके लिए मैंने इसको एग्रीकल्चर को एज अ प्रोफेशन अपनाया। अभी जब ये डिसाइड हो ही गया था कि एग्रीकल्चर को ही मुझे अपना प्रोफेशन बनाना है, तो जिनसे भी मिलता था सब मुझे ये एडवाइस करते थे कि जब मुझे इस फील्ड का कोई भी नॉलेज नहीं है और ना मेरे कोई रिश्तेदार दोस्त लोग इस फील्ड में मुझे गाइड कर सकते हैं, तो सब मुझे कहते थे कि पहले या तो मैं साल 2 साल इसको टाइम दूँ, अलग अलग खेत विज़िट करूँ, लोगों से सीखूँ, उसके बाद मैं प्लांटेशन करूँ। लेकिन मैं जो फसल करना चाहता था वो अनार थी, और अनार के अंदर ये है कि जब मैं पौधा लगाऊंगा, जो फ्रूट है उसके 2 साल बाद आएगा। तो मुझे लगा साल 2 साल मैं पहले सीखने में लगाऊं और उसके 2 साल बाद फ्रूट आएगा, तो 4 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे। तब मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं एक ट्यूशन टीचर लाइक एक कंसल्टेंट को हायर कर लूँ जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हो, जो मेरे खेत को आके मुझे सही गाइडेंस दे दें, और जब तक मेरी पहली फ्रूटिंग आएगी तो मुझे 2 साल का टाइम मिल जाएगा उनके अंडर में ट्रेनिंग लेने का भी, उनके साथ सीखने का भी। तो इसीलिए मैंने महाराष्ट्र से कंसल्टेंट हायर किए जो अपने फील्ड में सबसे बेस्ट है, और उसके बाद मैंने ये प्लांटेशन कर दिया। तो तब जब तक मेरी पहली हार्वेस्ट आई तो मेरे पास पूरे 2 साल थे इस फील्ड को और अच्छे से समझने के लिए, इस प्रोफेशन को और अच्छे से समझने के लिए। अभी तक के मैं अगर अपने एग्रीकल्चर जर्नी की बात करूँ तो काफ़ी चीज़ें जो पहले सुनने में आती थी और जब आप इस फील्ड में आते हो तो उनमें रात दिन का फ़र्क आता है। जैसे हर जगह दिखाया जाता है कि खेती में बहुत ज़्यादा नुकसान है, या खेती को एज ए प्रोफेशन नहीं लेना चाहिए, या फिर किसान सुसाइड कर रहा है या वो ढंग से नहीं कर पा रहा है, इसमें कोई मुनाफा नहीं है। तो बात सोच बदलने की है। ऐसा नहीं है कि खेती में मुनाफा नहीं है, बस ये है कि खेती को सही ढंग से करने की ज़रूरत है। आज भी हम जब हर चीज़ इतनी एडवांस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ होने लग गई है, फिर भी काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा लोग आज भी उसको उसी पुराने तरीके से खेती को करना चाहते हैं। तो हमें उतना मुनाफा नहीं मिलेगा जितना हम सोच रहे हैं। हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है, हमारे खर्चे बढ़ चुके हैं, तो खेती को भी हमें उसी लेवल पे, उसी टेक्नोलॉजी के साथ एडवांसमेंट लाके उसको और अच्छे लेवल से हमको करना होगा, तभी उसका सही मुनाफा, सही प्रॉफिट हमको मिल पाएगा। जब मैंने यहाँ पे खेती बाड़ी चालू की तो हमेशा मतलब हर कोई ये कहते थे, यार पूरी दुनिया तो खेती छोड़ के शहरों की तरफ आ रही है और तू यहाँ पे उल्टा ही चल रहा है। तो लोग खेती छोड़ क्यों रहे हैं? खेती छोड़ इसलिए रहे हैं कि 2020 में भी हम लोग 1950, 1960 या पता नहीं कितनी सदियों पुरानी तरीक़ों से खेती करना चाहते हैं, और फिर हमको लगता है कि वो प्रॉफिटेबल नहीं है। जब हर छोटी से छोटी चीज़ में बदलाव आने लगे हैं, टेक्नोलॉजी आने लगी है, और फिर भी हम चाहते हैं खेती पुराने ट्रेडिशनल तरीके से करने के लिए, तो फिर हमको प्रॉफिट मिलेगा कैसे? टाइम है बदलने का, टाइम है उसको और टेक्नोलॉजी को खेती में लाने का, मैनेजमेंट सुधारने का, नए मार्केट ढूंढने का, और खेत को थोड़ा बड़े विजन पे सोचने का। आप मतलब खेत को खेती की तरह लेके नहीं लेके उसको एक एज ए इंडस्ट्री आप लो,
तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितना स्कोप है। बस उसको सही ढंग से एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। अगर अपन अनार की खेती की इकोनॉमिक्स की बात करें कि इसमें क्या खर्चा बैठता है, क्या मुनाफा बच जाता है, तो एक छोटा सा आइडिया मैं आपको देता हूँ कि अनार एक खर्चीली खेती है। मतलब इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। प्रति पौधा अगर अपन बात करें तो एक पौधे पे 250 से 300 रुपये पूरे साल में खर्चा आ जाता है। हो सकता है आप थोड़ा सा सही तरीके से मैनेज करें तो 20-25 रुपये बच भी जाएंगे, लेकिन अपन हमेशा खर्चा मैक्सिमम साइड पकड़ के चलते हैं। तो खर्चा तो आपका फिक्स हो गया 250-300 रुपये। प्रॉफिट या रेट क्या आएगी, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले तो क्वालिटी। एक ही टाइम पे अनार 30 रुपये में बिक रहा है और 100 रुपये में बिक रहा है, आपकी किस क्वालिटी का अनार है उसके हिसाब से आपको भाव मिलेंगे। और दूसरा टाइमिंग, जैसे अगर मैं बात करूं तो दिसंबर में जो अनार 25, 30, 35 रुपये में बिक रहा है, वही अनार मार्च के अंदर 70, 80, 90 रुपये तक बिक सकता है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना फ़र्क क्यों आता है? क्योंकि दिसंबर जनवरी में महाराष्ट्र जो अनार का सबसे बड़ा उत्पादक स्टेट है, उसका पूरा प्रोडक्शन मोस्टली दिसंबर जनवरी में आता है। तो जब सप्लाई इतनी ज़्यादा होती है और ठंड की वजह से फ्रूट की कंजम्पशन थोड़ा सा कम हो जाता है, लोग ठंडी चीज़ें कम, गर्म चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो उस वक्त डिमांड थोड़ी सी कम होती है और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए उसके रेट कम हो जाते हैं। और वही जैसे जैसे हम फरवरी मार्च की तरफ बढ़ते हैं, तब तक महाराष्ट्र का प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका होता है, गुजरात का प्रोडक्शन आधा हो चुका होता है, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, वहाँ पे भी प्रोडक्शन कम हो चुका होता है, तो राजस्थान से थोड़ा बहुत माल निकल रहा होता है, तो इसलिए उस माल की सबसे ज़्यादा वैल्यू हमको मिल जाती है। तो अगर हम इसका एवरेज सेलिंग प्राइस अगर 40 या 50 रुपये भी पकड़ें, तो अगर अपन 2 साल बाद के प्रोडक्शन की बात करें तो 8 से 10 किलो तक फ्रूट आपको मिल जाता है। तो मतलब प्रति पौधा आपको 350-400 रुपये तक मिल सकते हैं। और उसी के अगेंस्ट अगर आप देखें तो 250-300 रुपये तो खर्च हो गया। तो पहले प्रोडक्शन में हमको हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं लग रहा हो, लेकिन अगर दूसरी इंडस्ट्री की तरह देखें तो यहाँ पे भी अपन को 30-35% मुनाफा छूट रहा है, जो बहुत अच्छा फिगर है। लेकिन जब जैसे जैसे हमारा पौधा बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे उसका प्रोडक्शन भी बढ़ता जाएगा। आपका जब पौधा 4-5 साल का होगा तो आपको 20-25-30 किलो अनार आराम से मिल सकता है। बस आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो पौधे को, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको 20-25 किलो माल भी मिल जाए और आपका 40-50 रुपये में बिक जाए, तो आपको 1000 रुपये प्रति पौधा आराम से मिल सकता है। इंडियन गवर्नमेंट का अपेडा करके डिपार्टमेंट है, जो पूरे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के एक्सपोर्ट को रेगुलेट करता है। तो जब मैंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि आपको भी अपने फार्म को अपेडा के अंडर रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाएगा। और जब मैंने यहाँ राजस्थान में पता किया तो पता चला कि अपेडा के अंडर में एक भी सिंगल अनार का फार्म या कोई भी फार्म रजिस्टर्ड नहीं है। तो मतलब एक्सपोर्ट का अगर जो डेटाबेस आता है, अगर कोई इम्पोर्टर आता है और यहाँ पे देखता है कि राजस्थान से कौन कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उनको ज़ीरो लिस्ट मिलेगी। मतलब लिस्ट में कोई भी नाम नहीं होगा, क्योंकि अपेडा के अंदर एक भी जना रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये जो फार्म देख रहा है आप, नेचुरा फार्म्स, ये पहला फार्म था जो अपेडा के अंडर राजस्थान में रजिस्टर हुआ है। अब जब हम एक्सपोर्ट क्वालिटी अनार निकालने की बात करते हैं तो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है थिनिंग। थिनिंग का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मैं इस पौधे की बात करूँ तो इसके ऊपर अभी 250 से 300 फूल आ चुके हैं, और अगर 300 फूल में से समझ लीजिए 250 फूल अगर फ्रूट सेट भी हो जाते हैं, और एक का एवरेज अगर मैं मानूँ 200 ग्राम भी, तो भी मतलब 50 किलो फ्रूट हो गया। लेकिन इस पौधे को देखते हुए इस पर 50 किलो माल नहीं रह सकता। तो फिर क्या होगा कि वो 250 फ्रूट जो सेट हुए हैं उनकी साइज़ कम हो जाएगी, क्योंकि अगर इस पौधे को 25 किलो माल देना है तो अगर 250 फ्रूट सेट हुए तो ये 100 ग्राम का फ्रूट देगा। अगर 100 फ्रूट सेट हुए तो ये 250 ग्राम का एवरेज साइज़ देगा। एवरेज साइज़ जितनी अच्छी होगी, फ्रूट जितना क्लियर होगा, रेट आपको उतनी ज़्यादा मिलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बार जब ये फ्रूट सेट हो जाएंगे और ये नींबू के आकार से बड़े हो जाएंगे, तो उसके बाद जो फ्रूट जिनके ऊपर दाग धब्बे हैं उनको हम तोड़ देंगे, जो फ्रूट बाहर की तरफ सेट हो गए उनको हम तोड़ देंगे, जो फ्रूट टेढ़े हो गए उनको हम तोड़ देंगे। तो जो अच्छे हेल्दी सेलेक्टेड फ्रूट ही हम इसके ऊपर रखेंगे। तो हम इसके ऊपर 100 फ्रूट के आसपास रखेंगे और हम लोग टारगेट करेंगे कि 250 ग्राम एवरेज निकाल ले, तो ये पौधा 4 साल का पौधा करीबन 25 किलो, 20 से 25 किलो माल आपको दे सकता है। तो थिनिंग करने से हम अच्छा क्वालिटी माल निकाल सकते हैं। आपके प्रोडक्शन क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उतना ही टनेज आपको मिलेगा, लेकिन अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा, तो रेट आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो मेरे पास टोटल 12,500 पौधे हैं, और इस बार फ्लावरिंग हमारी बहुत अच्छी आई है, फ्रूट सेट भी बहुत अच्छे से हुए हैं। तो हम लोग को उम्मीद कर रहे हैं कि 20 किलो का एवरेज हमको इस बार मिल जाना चाहिए। तो 1-1.25 करोड़ का इस बार हमारा टारगेट है कि 1-1.25 करोड़ हमको मिल जाएंगे, जिसमें से हमारा खर्चा करीबन 30 लाख के आसपास जाएगा। तो नेट 1 करोड़ रुपए इस बार बचना चाहिए। साथियों, आप ये जो पीछे देख रहे हैं, ये मधुमक्खी के छत्तों के डब्बे हैं। तो यहाँ पे मैं इन डब्बों को अभी मेरे खेत में इसलिए लाया हूँ कि मेरे खेत में अभी मेरा जो पौधा है वो फ्लावरिंग स्टेज पे, इस पर फूल आ रहे हैं।
और फूल को फ्रूट में कन्वर्ट करने के लिए पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पॉलिनेशन मधुमक्खी बहुत अच्छे से करती है। तो जैसे ही, वैसे तो मेरे खेत में नेचुरल मक्खी भी है, लेकिन मैं बाहर से लाया हूँ तो इससे 2-3 फ़ायदे होंगे। एक तो पॉलिनेशन बहुत जल्दी होगा, फूल खुलते ही जितना जल्दी पॉलिनेशन हो जाए, कहते हैं फ्रूट क्वालिटी उतनी अच्छी बनती है। दूसरा, कई बार मक्खी कम होने की वजह से पॉलिनेशन में अगर टाइम लग रहा है तो फूल अपना आप गिर जाएगा। तो ये मक्खी की वजह से पॉलिनेशन जल्दी हो जाएगा, तो अपनी फ्लावर ड्रॉपिंग कम होगी, अपने फ्रूट सेटिंग अच्छे से हो जाएगा।